अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ई-कैट में टोटल 7 दिन रह गए हैं तकरीबन। तो ई-कैट के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स मैं देना चाहता था। अक्सर बच्चे मुझे डीएम करके मैसेजेस पूछ रहे थे कि सर ई-कैट का पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं और उसमें क्या तरीकाकार होता है। तो मैं कह रहा था कि स्पेसिफिकली वीडियो बना दूं इस टॉपिक पे ताकि आप लोगों को डिटेल से रहनुमाई मिल सके। तो ये वीडियो जो है ये 2 पार्ट्स के अंदर होगी, मतलब इसके 2 हिस्से हैं। नंबर 1 ये कि आपने पेपर से पहले रिवीजन किस तरह से करनी है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो होगी। और पार्ट 2 में ये बताया जाएगा कि आपने ई-कैट के अंदर बैठ के किन किन बातों को मद्देनज़र रखना है और अच्छे से ई-कैट किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो अगर आप ये वीडियो थोड़ी देर से देख रहे हैं या आपने रिवीजन ऑलरेडी की हुई है तो आप कुछ मिनट इस वीडियो के स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट उस पार्ट पे जंप कर सकते हैं जिसमें ई-कैट के अंदर बैठ के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बताई गई हैं। तो मूव करते हैं पार्ट 1 के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने रिवीजन किस तरह से करनी है। अब लास्ट वीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सारी प्रैक्टिस कर ली है, आपने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हासिल कर लिए हैं और अब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीक है, इसमें अब ये टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि आप न्यू कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करें और उनके ऊपर अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, ठीक है। जो आपने पहले से जितने कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं वो इनफ हैं। अब आपको मजीद कॉन्सेप्ट्स हासिल करने की कोई मतलब ना आपके पास टाइम है ना ही आपको ज़रूरत है। अगर आप मजीद कॉन्सेप्ट्स न्यू सीखेंगे तो जो आपने पिछले याद किए होंगे वो आपको भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जितने भी आपने तैयारी कर ली आप बस कर ली, अब न्यू कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। रिवीजन में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते, रिवीजन में आपने ये करना है कि जो आपकी फार्मूला शीट है उसको आपने कंटिन्यूसली मेमोराइज करते जाना है और उनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसी तरह मैथमेटिक्स में आपने प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। प्रैक्टिस आपने करते जाना है और प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी स्पीड बूस्टअप होगी। अक्सर बच्चे रिवीजन के दिनों में आके प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, सिर्फ सरसरी आंसर्स देखने पे फोकस करते हैं, लेकिन जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको स्पीड नहीं बनेगी और पेपर वाले दिन आपको मुश्किल का सामना होगा। दूसरा ये है कि आपके फार्मूलाज भी रिवाइज होते रहते हैं, इससे आपके डबल फ़ायदा होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि वो केमिस्ट्री को बिल्कुल टाइम नहीं देते। देखें ई-कैट के अंदर आपके तीनों सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों 30-30% आते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें और किसी को आप कम इंपॉर्टेंस दे दें। तीनों को आपको इक्वल लेके चलना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप बायो के हैं तो आपकी मैथमेटिक्स की जगह बायो होगी और अगर आप आईसीएस के हैं तो कंप्यूटर होगी केमिस्ट्री की जगह, लेकिन पैटर्न सारा सेम ही रहता है, ठीक है ना। और तैयारी का प्रोसेस भी तकरीबन सेम ही है। केमिस्ट्री और कंप्यूटर के एक ही टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, बिल्कुल बुक की एग्जैक्ट लाइंस आती हैं, तो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इसी तरह इंग्लिश को भी आपने एटलीस्ट रोजाना का एक पैराग्राफ ज़रूर प्रैक्टिस करना है। इससे ये होगा कि आपको टाइम मैनेज करना आएगा कि कंप्रीहेंशन में टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि पेपर में 90 मिनट्स होते हैं जो कि बहुत कम टाइम होता है। तो इसमें मेंटल प्रेशर भी होता है और इस दफ़ा लास्ट ईयर भी कंप्यूटर बेस्ड था तो कंप्यूटर बेस में कुछ बच्चों का वैसे भी टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत भरपूर होनी चाहिए। और एक स्पेशल टिप जो है वो मैं ये देना चाहूँगा कि पेपर से पहले अक्सर बच्चे ये करते हैं कि किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी को कम टाइम देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना, ठीक है। मैथमेटिक्स को भी इक्वल टाइम, फिजिक्स को भी इक्वल टाइम, केमिस्ट्री को भी इक्वल टाइम, क्योंकि देखें आपको पहले भी बताया कि इक्वल वेटेज है। नस्ट के टेस्ट में मैथ और फिजिक्स की 70% वेटेज होती है, उसमें मैथ और फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देने का मतलब समझ आता है, लेकिन ई-कैट में मैथ और फिजिक्स को ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तीनों को इक्वल वेटेज है, तीनों को आपने इक्वली टाइम देना है, ठीक है। ये स्पेशल टिप थी और आपको जो बेहतर लगता है आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें। बस आपने चारों सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चलना और पूरा वीक साथ साथ रिवीजन करनी है। सही हो गया। एक वीडियो मैंने बना के पहले से डाली हुई है, वो ये है कि पिछले 10 साल के पेपर्स को मैंने एनालाइज करके ये बताया था कि हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आते हैं और क्या ट्रेंड फॉलो होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और वो एक सिर्फ प्रेडिक्शन है, वो पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके एक प्रेडिक्शन की गई थी। वो हतमी नहीं है, लेकिन उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आते हैं। अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट में बैठ के किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है और आपने किस तरह से टेस्ट अटैम्प्ट करना है कि हम अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है। अपनी जो इनपुट है उससे ज़्यादा हम आउटपुट किस तरह निकालें, बेसिकली ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसमें यह है कि आपने ना सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना टेस्ट। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा एक इंटरव्यू का। लास्ट ईयर मैंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, ई-कैट 2017 के जो टॉपर थे उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। तो अगर आप वाकई ई-कैट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर देखें। और उसमें काफ़ी स्पेशल बातें जो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर सकता टाइम की कमी की वजह से, वो वहाँ पे मैंने उनसे 1-to-1 क्वेश्चन किए और उन्होंने मेरे क्वेश्चन के आंसर किए, तो आप वो लाजमी जाकर देखें। अच्छा, अब मैं
आपको बताता हूँ, मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि आपने प्रेशराइज़ नहीं होना। दूसरा ये है कि आपने जब पेपर अटैम्प्ट करना है ना, तो आपने नेगेटिव मार्किंग का ख्याल ज़रूर रखना है। ये खासकर ई कैट के लिए टिप है, ठीक है ना, क्योंकि ई कैट में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। बच्चे तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे उनका जो ग्राफ अप जाने के बजाय ग्राफ डाउन जाता है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ वही एमसीक्यू अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आती है, ये ऐसी बात भी नहीं है कि आपने लगाने हैं, लेकिन ब्लाइंड गैसेज आपने नहीं लगाने। ब्लाइंड गैस क्या होता है? ब्लाइंड गैस ये होता है कि एक एमसीक्यूज है, उसकी आपको क्वेश्चन की भी समझ नहीं आ रही, मतलब आपको यही नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन क्या है, तो आप उसका आंसर कैसे लगाएंगे? आप अकड़ बकड़ बम्बे वो पढ़ते हैं और कोई भी आंसर लगा देते हैं, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तुक्के इस तरह नहीं लगते। इंटेलिजेंट गैसेज आपने लगाने हैं। वो आपने कैसे लगाना है? आपने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आ गया, आपने ये कहना है कि यार वो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऐसा है जो नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता आपने सारे निकालने हैं। एट दी एंड आप 2 या कभी कभार तो 2 रह जाते हैं, अगर आपकी बहुत ही लक अच्छी है तो 1 ही बच जाता है, तो वो तो इंटेलिजेंट गैस होता है। अगर 2 भी बच जाते हैं ना, 2 में से भी आप 1 को सिलेक्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि 50% फैसला आपके हक में आएगा, तो उस केस में भी रिस्क लेने से नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भी गैसेज नहीं लगाने। अगर आप बहुत ज़्यादा गैसेज लगाएंगे तो वहाँ जाके प्रोबेबिलिटी फिर यही कहती है कि आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र ज़रूर रखें। कोशिश करनी है कि तुक्के लगाने की नौबत ही ना आए। इंशाल्लाह आपको पहले से ही सारा पेपर आता हो, आपने सारी तैयारी की, सही हो गया। और एक चीज़, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसमें ना रिव्यू में डालने का ऑप्शन भी होता है। तो आपने जब एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं ना, आपने एक सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। सबसे पहले 3 राउंड्स में बताता होता हूँ। पहले राउंड में आपने वो करने हैं जो आपको पहली नज़र में ही आंसर पता लग गया, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो अब ये जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। अगर आपको मौके पे आंसर पता लग गया तो इसका मतलब आपको घंटे बाद भी पता है, 2 घंटे बाद भी पता है। अगर आपको मौके पे नहीं पता तो इसका मतलब है 2 घंटे बाद भी आपको इसका आंसर नहीं पता लगेगा। तो उस क्वेश्चन पे आपने टाइम नहीं वेस्ट करना। उसको अगर आता है तो ठीक है लगा दो, नहीं आता तो अगर तो गैस लगाने का मौका है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दो, ठीक है ना। तो पहले राउंड में आपने वो एमसीक्यूज करने हैं जिनमें इस तरह की कंडीशन है। दूसरे राउंड में आपने वो करने हैं कि जो थोड़ा बहुत आपको शक था, जो आपने पहले छोड़ दिए थे, थोड़ा बहुत आपको शक था, आपने कहा था मैं बाद में इन पे सोचूंगा, तो वो आपने लगाने हैं। थर्ड राउंड में आपने वो करने हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं थे आते, वो कोई 10-12 बच जाएंगे पीछे, उन पे फिर आपने आखिरी 10 मिनट में गौर तफक्कुर करना है। इंशाल्लाह 10 में से कोई 2-4 तो आपके हल हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस में लेके आपने चलना है। बाकी और भी काफ़ी पेचीदगी हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है ऑलरेडी, तो अक्सर बच्चे तो यहीं से छोड़ के चले गए होंगे। तो बाकी जो डिटेल से है ना, पिछले साल मैंने भरमार डाली हुई है ई कैट के ऊपर, ठीक है। 6-7 वीडियोज़ हैं, आप में से अक्सर लोगों ने ऑलरेडी वो देख भी ली होंगी। अगर नहीं देखी तो पीछे जाओ, ठीक है। ई कैट के ऊपर 6-7 वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि 7 टिप्स, ई कैट के लिए 7 टिप्स, ई कैट में 250 नंबर कैसे लेने हैं, हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बताया हुआ कि कौन से सब्जेक्ट की आपने किस तरह तैयारी करनी है। तो खैर उसका तो अब टाइम नहीं है, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स वाली लाजमी देख लेना। और आज की वीडियो में बस इतना ही था, ये 2-4 स्पेशल टिप्स देनी थी। और अगर आपको कोई मज़ीद रिक्वेस्ट हो, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ चले जाओ, वहाँ मुझे मैसेज कर दो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, सही हो गया। और अपनी वेबसाइट भी आपको पता ही होगा, तो वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेकआउट करना। आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।